क्लास 10 रैपिड रिवीजन सीरीज एक और नया चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म। भाई साहब, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर की जो झलक है वो तुम लोग को पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में मिली गई होगी। कैसे भैया? तो उस चैप्टर में जो हम लोग पावर शेयरिंग करते थे ना, या सेंट्रल से लेके स्टेट में, उसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यही हम लोग का चैप्टर रहने वाला है। इसमें हम लोग मेजरली क्या क्या चैप्टर में टॉपिक्स पढ़ने वाले उसको पहले देख लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन और टाइप ऑफ फेडरलिज्म, मतलब क्योंकि फेडरलिज्म के कितने टाइप होते हैं। दो टाइप्स मिलेंगे इसमें, सबसे पहले फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को टॉपिक मिलेगा क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, और अगर है तो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होती है, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। और इसके बाद हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, दिस इज राजरंजन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बता दिया था कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो फेडरलिज्म बस सिंपल सा डेफिनेशन है कि द पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका हम लोग क्रक्स जान चुके हैं पहले ही चैप्टर में पावर शेयरिंग में, जब वहां पे दो या दो से अलग लेवल के गवर्नमेंट में हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। उसी का एक दूसरा पार्ट है जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, इसका आप लोग एग्जांपल ले सकते हो श्रीलंका वाले केस से। जैसा कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या है कि इसमें पावर शेयर ही नहीं की जाती। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ तक तो हम लोग को पूरा फेडरलिज्म की डिफिनेशन और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो कि है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि ईच टियर हैज ईच जुरिडिक्शन। मतलब क्या है कि जो जो टियर है ना, अपना सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हो गया, इन तीनों का जो काम करने का जो एरिया है वो अपना अपना फिक्स है। ईच जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि सबका एरिया फिक्स है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि ईच जुरिडिक्शन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका होता है कि जी सारे जो रूल्स है ना कि भाई किसको कहाँ पे काम करना है, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो ये है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल जो रूल्स है वो कांट बी चेंज यूनिटली। मतलब क्या है कि कोई अकेला एक आके बोलेगा कि भाई ये जो रूल है इसको चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबके सहमति से ही जो रूल है ये चेंज होगा। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ नंबर की पॉइंट की, जो कि है इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन स्टेट लेवल और अ सेंट्रल लेवल। मतलब क्या है कि अगर दो लेवल है, सेंट्रल और स्टेट, और उनके बीच में मतभेद हो जाता है, मतलब दोनों के डिसीजन एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते हैं, तब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अंपायर की तरह काम करेगा। मतलब वो जो डिसीजन उस समय देगा वही माना जाएगा। जैसे हम लोग क्रिकेट में जो डीआरएस लेते हैं तो अंपायर जो डिसीजन देता है उसी को मानते हैं। नंबर 6 जो पॉइंट है वो ये है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आर क्लासिफाइड क्लियरली इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना तीनों लेवल के लिए, वो क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई किसको कितना मिलना है। और एट दी लास्ट हम लोग का जो पॉइंट है वो ये है, इसमें हम लोग को बताया जाता है कि फेडरल जो सिस्टम है ना उसके डुअल ऑब्जेक्टिव है। डुअल ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव आते हैं। मतलब इसका दो यहाँ पे समझाने का तरीका है। सबसे पहला है टू प्रमोट एंड सेफ गार्ड ऑफ द यूनिटी ऑफ द लॉ। मतलब क्या है कि हम लोग सेफ गार्ड करें अपने फेडरलिज्म को बचाने के लिए और यूनिटी बनाए रखें पूरे कंट्री में। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी इन दी कंट्री। मतलब क्या है कि हम लोग रीजनल डाइवर्स, जो इतना बड़ा इंडिया है उसमें जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखें। जो इतने सारे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उन सभी के साथ मिलजुल के रहें। स्वागत तो करो हमारा। दो और छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो चाहे वो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आया था। वो 2 पॉइंट क्या है? वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका आप लोग ध्यान से समझ लो। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा क्रक्स से ट्रिक बता रहा हूँ। कमिंग टुगेदर का मतलब होगा कि सबसे पहले कोई बड़े बड़े कंट्रीज है वो आके साथ में फेडरेशन बना रहे हैं, मतलब फेडरलिज्म बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यूएसए हो जाएगा, अमेरिका। देखो बहुत बड़ा जगह है, वो साथ में कमिंग टुगेदर फेडरेशन करता है। होल्डिंग टुगेदर का बात करते हैं तो छोटे छोटे जो देश वो आपस में मिलके होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल देते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल अपना इंडिया है। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की, कैसे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल। इंडिया में सबसे पहले बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब सब छोटे छोटे स्टेट आके मिलते हैं और एक साथ फेडरेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये एग्जांपल आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। अगला जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है वो है व्हाट्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। आप लोग खुद से सोचो, इसका आप लोग खुद से यहाँ पे आंसर कर पाओगे कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या क्या बनाता है। सबसे पहला टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो यूनियन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में सेपरेट हुई थी, मतलब पावर शेयरिंग हुई थी, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। उसके बाद डिफरेंट टीयर्स जो थे अपने यूनियन स्टेट और लोकल, उनके एक लिस्ट निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा ही जैसे होल्डिंग टुगेदर और अपना जो कंपैरेटिव फेडरेशन वाला था वो,
उसी तरीके से ये भी है। कैसे है? इसमें 3 लिस्ट निकलेगी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आ जाएगा जो कि पूरे कंट्री के लिए है, कंट्री के लिए एक साथ चेंज होगा, जैसे कि आप लोग का आ जाएगा डिफेंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें। स्टेट लिस्ट में आ जाएंगी जो पूरे स्टेट के लिए है, स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग होगा, जैसे एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपका हेल्थ फैसिलिटी हो जाएगी, ये हर स्टेट का होता है। अब बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट ये होते हैं जो यूनियन स्टेट दोनों में नहीं आ सकते, मतलब वो बहुत पहले के हैं, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि प्रोवाइडिंग स्पेशल नेम टू स्पेशल स्पॉट्स। मतलब क्या है कि हम लोग अलग अलग जगह को अलग अलग नामों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब स्टेट है, तो इन लोग को हम लोग नाम दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अंपायर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। मतलब क्या कि अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंपायर की तरह एक्ट करेगा। ये सारी जो पॉइंटर्स है ये बताती है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री और नॉट। ये तो समझिए हो कि भाई इंडिया फेडरल कंट्री है। अब डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। सबसे पहले इसमें हम लोग एक पॉइंटर याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सारे रूल्स हैं वो सफिशियंट नहीं है यहाँ पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कराने के लिए। वहां पे जरूरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं, इसलिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट के तौर पे डिवाइड किया गया है। जैसा क्या है कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज जैसे जैसे बोले जाते हैं वैसे वैसे स्टेट होंगे। जैसे कि असम में अलग लैंग्वेज है, जम्मू में अलग लैंग्वेज है, फिर अब श्रीलंका तो अलग देश है, फिर उसके बाद बिहार में अलग लैंग्वेज है, झारखंड में अलग लैंग्वेज है। उस हिसाब से जो स्टेट्स है उसको क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड नंबर का जो पॉइंट आता है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा वास्ट है, यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जानवर हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी भी अलग अलग है। तो लैंग्वेज पॉलिसी में हमारे पास 22 लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज में ये जो लैंग्वेजेस है ये 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं अपने अगले जो टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन आराम से समझना, बहुत अच्छे से टॉपिक को, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या होता है कि 1990 से पहले सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि स्टेट के पास जो पावर थी वो थी ही नहीं उतनी। सेंटर वाला क्या करता था, उसको सप्रेस करता था, जिसके वजह से क्या हुआ 1990s के बाद जो पावर है वो रीजनल स्टेट का वो थोड़ा बढ़ने लगा। तो उसके बाद क्या होता है, सेंटर और स्टेट में थोड़े मोड़े वोट बराबर आने लगे, जिसके वजह से कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट होता है क्या? तो कोएलिशन गवर्नमेंट ये होता है कि जब दो पार्टी मिलके सरकार चलाती है। मतलब क्या है कि दोनों पार्टी को अप्रॉक्स सिमिलर वोट्स मिले और वो दोनों पार्टी एक साथ मिलके जो सरकार है उसका फॉर्मेशन कर लेती है, तो इसी को कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर्स में तुम लोग को यूज आएगा, तो इसको ध्यान से याद कर लेना भाई। मजा आया। गाइस। यहाँ पे हम लोग बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हम लोग का डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक को ध्यान से समझना है। यहाँ पे जो टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन, ये कहता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टेट और यूनियन, मतलब यूनियन लेवल और सेंट्रल लेवल जो है ना, इन दोनों से जो पावर है वो छीन के इसको दे दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। अब पावर छीनने का ये मतलब नहीं है कि पूरा पावर ही ले लिया जाए, उसका कुछ पार्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को भी दिया जाए, ताकि उनके पास भी कुछ पावर हो, वो लोग भी कुछ डिसीजन ले पाए। अब इसमें हम लोग को एक मेजर स्टेप है जो कि 1990 के बाद जो लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन में, उसको पढ़ना है। 5 यहाँ पे पॉइंटर्स आएंगे, उनको ध्यान से समझते हैं। 1992 के बाद ये जो 5 बदलाव आते हैं उनमें से सबसे पहले बदलाव ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लागू कर दिया जाता है कि रेगुलर इलेक्शंस होने हैं। मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल पे जो इलेक्शंस है वो होते रहने हैं। उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट है कि खास रिजर्वेशन किया जाए SC, STs और OBC के लिए। मतलब क्या है? SC मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि अप्रॉक्स 1/3 ऑफ द पार्टी, मतलब 1/3 ऑफ द पार्टी लेजिस्लेचर में हो, चाहे संसद में हो, चाहे कहीं भी हो, वो जो रिजर्व कर दिया जाए, किसके लिए? विमेन के लिए। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगी। जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। मतलब क्या है कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे क्रिएशन हो जाता है, जिससे जो हर स्टेट के जो इलेक्शन से रिलेटेड सारे चीज हैं उनकी देखभाल करने के लिए वो स्टेट का एक अलग इलेक्शन कमीशन ही बैठा देते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, जो कि है हमारा जो स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट था उसको बताया जाता है, उसको गाइडेंस दी जाती है कि भाई लोकल जो गवर्नमेंट है उसके साथ आप पावर शेयरिंग करो लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज के, जिससे जो वहां पे इलेक्शन की जो सारी प्रक्रिया है उसमें आसानी हो जाए। तो ये हम लोग के कुछ पॉइंटर्स थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पसंद आया हो तो आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रैपिड रिवीजन अच्छा लगा हो तो और भी ज्यादा रैपिड रिवीजन बनी हुई है, प्लेलिस्ट में है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले रैपिड रिवीजन में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।